हेलो पीपल, वेलकम टू माधु वेब टेक। आज की इस वीडियो में हम बेसिक सीएसएस प्रॉपर्टीज़ सीखेंगे। मैंने ये 10 पॉइंट लिखे हैं। हम सीएसएस की सब प्रॉपर्टीज़ को एक वीडियो में कवर नहीं कर सकते, बट हम उतनी सीएसएस इस वीडियो में सीख लेंगे जितनी कि एक बेसिक वेबसाइट बनाने के लिए ज़रूरी होती है। तो सबसे जो पहला पॉइंट मैंने यहाँ पे मेंशन किया है वो है सीएसएस मेथड, सिंटैक्स, क्लास और आईडी। अब सी एस एस मेथड मतलब कि एच टी एम एल में सी एस एस इंक्लूड करने के कितने मेथड हैं। तो वो तीन तरीके से हम एच टी एम एल में सी एस एस इम्बेड कर सकते हैं। वो फर्स्ट जो मेथड है वो है इनलाइन, सेकंड इंटरनल और थर्ड एक्सटर्नल। तीनों देखेंगे। यहाँ पे एक बना लेते हैं एच टी एम एल डॉक्यूमेंट। यहाँ पे फॉर एग्जांपल में H2 के टैग में ले लेता हूँ अपने चैनल का नाम माधु वेब टेक। अब मैंने इसकी आउटपुट देखनी है तो कॉपी फाइल पाथ करके यहाँ पे ऑलरेडी ओपन है। तो माधु वेब टेक बाय डिफ़ॉल्ट कलर ब्लैक ही होता है, लेकिन मैंने इसका कलर वगैरह चेंज करना है, कोई भी स्टाइलिंग करनी है तो मैं यहाँ पे इनलाइन सीएसएस की मदद से इसका कलर फॉर एग्जांपल मैं चेंज कर देता हूँ रेड। तो ये इनलाइन सीएसएस होगी। स्टाइल इक्वल टू ये प्रॉपर्टी और ये उसकी वैल्यू। चेक करते हैं यहाँ पे, ये देखें रेड हो चुका है। दूसरा जो मेथड है वो है इंटरनल मेथड, स्टाइल और इस तरह करके। अब यहाँ पे हमें ज़रूरत नहीं है, ये था इनलाइन मेथड जो कि बिल्कुल रिकमेंडेड नहीं है। अब स्टाइल जो है इसमें यहाँ पे हमें आईडी या क्लास या कोई भी सिलेक्टर बनाना पड़ता है यहाँ पे। अब सिलेक्टर तीन तरह के हो सकते हैं, या क्लास या आईडी। सबसे पहले क्लास को देख लेते हैं। यहाँ पे क्लास फॉर एग्जांपल मैंने लिख दिया, यहाँ पे ये एक नेम है तो नेम लिख दिया। तो मैं इसके बिहाफ पे, इस सिलेक्टर के बिहाफ पे डॉट लिखूँगा क्योंकि क्लास यूज़ कर रहा हूँ, और नेम यहाँ पे इस सिलेक्टर को मैंने नाम दिया हुआ है। सिलेक्टर क्या है? नेम। तो मैंने इसका कलर अब चेंज करना है, मैंने इसका कलर रखना है अब ग्रीन। तो यहाँ पे देखेंगे ग्रीन हो चुका है कलर। तो ये कैसे किया है हमने? इंटरनल सीएसएस की मदद से। अब क्लास की जगह यहाँ पे आईडी हो तो फिर हमें यहाँ पे हैश यूज़ करना पड़ेगा। लेकिन हम एक और तरीका भी यूज़ कर सकते हैं। तो दो तरीके से सिलेक्टर बना सकते हैं, एक आईडी और एक क्लास की मदद से। लेकिन हम टैग को भी एज अ सेलेक्टर यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मैं अगर H2 ही लिख दूँ, क्योंकि ये टैग है, टैग को ही मैंने सिलेक्टर ले लिया कि H2 का कलर चेंज हो जाए। तो इस तरह से भी हो सकता है। देखें ग्रीन ही है, कोई फ़र्क नहीं पड़ा क्योंकि ग्रीन दिया हुआ है। तो लेकिन इसका ये है कि आप ये इस तरह डायरेक्टली टैग को यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि H2 आपकी जो HTML फाइल है, क्या पता उसमें 100 दफ़ा H2 का टैग यूज़ हुआ हो, 100 हेडिंग्स हों H2 की। तो वो 100 की 100 हेडिंग्स का कलर यहाँ पे चेंज हो जाएगा, ग्रीन हो जाएगा। अगर ग्रीन रखा है, ऑरेंज रखा है तो सबका ऑरेंज हो जाएगा। लेकिन आपने एक H2 का कलर ब्लैक रखना है, दूसरे का ग्रीन, तीसरे का रेड। तो फिर आप हर एक को क्लास या फिर आईडी डिफरेंट डिफरेंट दे दें और फिर कलर उस क्लास या आईडी की मदद से चेंज करें। यहाँ पे सिलेक्टर टैग ना यूज़ करें, बल्कि इसमें आईडी दे के कोई भी नाम रख के, तो यहाँ पे इस तरह करके आप उसकी कोई भी स्टाइलिंग कर सकते हैं। फॉन्ट आगे हम प्रॉपर्टीज सीखेंगे, बाकी भी सीएसएस की तब बताऊँगा। अब भी ये था इंटरनल मेथड, और इंटरनल मेथड भी ज़्यादा रिकमेंडेड नहीं है, क्योंकि हमने HTML का डॉक्यूमेंट अलग रखना है, CSS का डॉक्यूमेंट पूरा अलग रखना है। CSS की पूरी फाइल हम एक अलग बना लेते हैं, जैसे HTML की बनाई हुई है ऐसे ही CSS की फ़ाइल बना लेते हैं, उसको नाम दे देते हैं style.css। ये एक बना ली। लेकिन इन दोनों के दरमियान कनेक्शन बनाना है, इन दोनों के को आपस में लिंक करना है। तभी अगर इस दोनों आपस में कनेक्ट कैसे होंगे? जब हम इन दोनों को लिंक करेंगे। तो लिंक कैसे करेंगे? यहाँ पे इस तरह ये होता है लिंक, रिलेशन स्टाइल शीट, टाइप टेक्स्ट CSS, और H हरीफ में उस फाइल का आप नाम लिखते हैं जहाँ पे
वो है, उसका नाम क्या है, style.css। लेकिन style.css को अगर हम यहाँ पे एक और फोल्डर बना के तो उसमें अगर रखें तो फिर उस फोल्डर का नाम लिख के यहाँ पे पहले, फिर स्लैश लिख के फिर फाइल का नाम लिखना है। तो अभी कनेक्शन इस्टेब्लिश हो गया HTML का CSS के साथ। चेक कर लेते हैं, यहाँ पे मैं इसको कोई ID दे देता हूँ, चैनल लिख लेता हूँ। इस ID के बिहाफ पे मैं इसकी स्टाइलिंग करूँगा अलग फाइल में जाके, यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं अभी इसका फॉन्ट साइज चेंज कर रहा हूँ 30 पिक्सल, 30px। तो ये देखें इंक्रीज़ हो चुका है साइज़ उसका। तो ये था एक्सटर्नल मेथड, और बाकी हम एक्सटर्नल मेथड में ही करेंगे, CSS की बाकी प्रॉपर्टीज सीखेंगे। तो सबसे पहले CSS मेथड बता दिए, इनलाइन, इंटरनल और एक्सटर्नल। क्लास में डॉट यूज़ करते हैं, जबकि ID में हैश, और ये दोनों क्या हैं, सिलेक्टर कहते हैं। सिंटैक्स क्या है, सिंटैक्स यही है कि यहाँ पे सिलेक्टर होगा, सिलेक्टर के बिहाफ पे हम स्टाइलिंग करेंगे। सिलेक्टर कैसे हम सेलेक्ट करेंगे, फॉर एग्जांपल इस टैग की मैंने स्टाइलिंग करनी है तो इसको एक सिलेक्टर दे दूंगा, आगे दूसरा कोई टैग है तो H4 है या कोई डिव है तो उसके अंदर फिर एक और, फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक और डिव बना ली, इसके अंदर मैं कुछ लिख देता हूँ, ये हेलो वेलकम टू वेब टैग, ये लिख दिया मैंने इसके अंदर। तो मैं इस डिव को ID दे दूंगा अलग, तो फॉर एग्जांपल मैं इसको दे देता हूँ टेक्स्ट, ID दे दी। अभी तो मैं इसको अगर रिफ़्रेश करूँगा तो ये इसी तरह सिंपल टेक्स्ट होगा, बाय डिफ़ॉल्ट कलर ब्लैक होता है। तो मैं इस जो सिलेक्टर है इसकी मदद से स्टाइलिंग करूँगा, यहाँ पे इस सिलेक्टर की मदद से। फॉर एग्जांपल मैंने उसका कलर रेड कर देना है, तो ये रेड हो चुका है कलर उसका। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें थी, CSS मेथड, सिंटैक्स, क्लास और ID। अब देखते हैं ऑल कलर प्रॉपर्टीज़। कलर प्रॉपर्टीज़ तो फंट कलर और बैकग्राउंड कलर यही मोस्टली यूज़ होती हैं। तो फंट कलर के बारे में बता दिया है कि यही बस कलर ही ऐसे लिखते हैं, और अगर बैकग्राउंड कलर चेंज करना हो तो बैकग्राउंड कलर, फॉर एग्जांपल मैं रख लेता हूँ इसका जी ऑरेंज, और जो फंट कलर है वो कैसे हो, वो हो ब्लैक ही, बाय डिफ़ॉल्ट ब्लैक ही होता है। इस डिव का मैंने कलर चेंज कर दिया, बैकग्राउंड के लिए बैकग्राउंड कलर प्रॉपर्टी है, और फंट कलर के लिए सिंपल कलर की प्रॉपर्टी है। यही दो ज़्यादा मोस्टली यूज़ होती हैं। तो अब आ जाते हैं थर्ड पॉइंट पे, ऑल फंट प्रॉपर्टीज़। अब फंट की फंट प्रॉपर्टीज़ कौन सी, वो फंट कलर की प्रॉपर्टी थी। अब ये फंट स्टाइल, फंट साइज़, फंट वेट, बोल्ड, अटैलिक वगैरह अगर आपने MS वर्ड में काम किया होगा वहाँ पे यूज़ की होंगी ये। तो अभी फॉर एग्जांपल में इसका सबसे पहले फॉन्ट साइज़ को देख लेते हैं। फॉन्ट साइज़ ऊपर हमने यहाँ पे देख भी लिया था। अब यहाँ पे मैं इसका फॉन्ट साइज़ करना चाहता हूँ 20 पिक्सल। तो ये 20 पिक्सल हो चुका है, इसका इंक्रीज़ हो चुका है। जितना आपकी मर्ज़ी है आप जितनी मर्ज़ी दें। अब ज़रूरी नहीं कि PX में ही दें, REM भी यूनिट होती है। ये यूनिट्स का एक अलग टॉपिक है CSS यूनिट्स का। ये यूनिट्स बहुत सारी होती हैं, परसेंटेज भी होती है, PX भी, REM, और इसके अलावा VH, VW, बहुत सारी यूनिट्स हैं, ये एक अलग टॉपिक है। अब फंट साइज ले लिया। अब फंट स्टाइल ये रखते हैं। फंट स्टाइल मतलब कि अटैलिक करना है उसको, ओब्लिक है, अटैलिक, फॉर एग्जांपल मैंने अटैलिक रखा। बाय डिफ़ॉल्ट जो होता है वो नॉर्मल होता है, और अभी इस फंट स्टाइल को मैंने अटैलिक कर दिया है। तो यहाँ पे रिफ़्रेश करते हैं तो ये देखें अटैलिक हो चुका है। ये फंट साइज़ की प्रॉपर्टी थी। फंट स्टाइल की अटैलिक की जगह ओब्लिक भी लिख सकते हैं, ओब्लिक भी थोड़ा इसी से मिलता जुलता है, ओब्लिक। तो अब अगर इसको मैंने बोल्ड करना है, थोड़ा बोल्ड की प्रॉपर्टी, तो फंट वेट यूज़ होगा। फंट वेट बोल्ड बाय डिफ़ॉल्ट नॉर्मल होता है, तो ये अब बोल्ड हो चुका है, थोड़ा सा मतलब कि वो मोटा हो गया, उसकी विड्थ में इजाफा हो चुका है। तो ये फंट की प्रॉपर्टीज़ थी। अभी एक और चीज़ है, ये इसको टेक्स्ट को मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ।
या एक और टेक्स्ट यहाँ पे लिख देते हैं, अलग डिव बना लेते हैं। इसमें मैं एक पैराग्राफ पेस्ट कर देता हूँ, ये एक डिव ली और उस डिव में मैंने एक पैराग्राफ पेस्ट कर दिया और इसकी मैंने स्टाइलिंग करनी है तो इसको भी यहाँ पे अब क्लास की मदद से कर लेता हूँ। इसको क्लास में दे देता हूँ PARA पैरा। इसी की मदद से स्टाइलिंग करेंगे इसकी, तो अलग आ जाते हैं यहाँ पे, अलग सिलेक्टर, उसका अलग नाम। और पहले मैं दिखा देता हूँ उसको, ये है। तो अब भी टेक्स्ट शेडो के बारे में बताने लगा हूँ आपको। अभी पहले इसका मैं थोड़ा फंट साइज़ इंक्रीज कर लेता हूँ ताकि सही नज़र आए। फंट साइज़ 20 पिक्सल। और अब टेक्स्ट शेडो देनी है। टेक्स्ट शेडो क्या होती है ये अभी आप देखेंगे, 2px 3px। और यहाँ पे टेक्स्ट शेडो किस कलर में देनी है, रेड हो, कोई भी दे सकते हैं। ये देखें, ये टेक्स्ट शेडो है, रेड है, ऑरेंज हो सकती है, ब्लैक हो सकती है, ब्लू हो सकती है, वाइट हो सकती है, जो आप मर्जी दें। और ये जो 2px 3px लिखा है, ये इसकी रेशो, मतलब कि कितनी आप ज़्यादा देना चाहते हैं। यहाँ पे मैंने ऐसे ही रैंडम वैल्यूज़ लिख दी हैं कोई, तो ज़्यादा है। ये देखें अजीब सी हो गई है वो। तो ये वैसे जो स्टैंडर्ड है वो एक यही है कि 2px और 3px। कम करनी है तो आप 3 से कम कर लें। ये तो ये थी कुछ प्रॉपर्टीज़, फंट, कलर, स्टाइल वगैरह। फंट फैमिली रह गया है, फंट फैमिली। तो फंट फैमिलीज़ जैसे MS वर्ड में होते हैं, ऐसे यहाँ पे भी HTML के भी फंट फैमिलीज़ होते हैं। आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं, बहुत सारे फंट फैमिली हैं। फॉर एग्जांपल मैंने अभी इसको एरियल करना है, एरियल भी एक फंट फैमिली का नाम है। तो आप देखें ये एरियल हो चुका है। टेक्स्ट शैडो सही नहीं लग रही, इसको हटा ही देते हैं या फिर इसको कोई और कलर दे देते हैं, पिंक रख लेते हैं, इस तरह। तो ये अभी क्या किया हमने, फंट फैमिली चेंज किया इसका एरियल। तो ये थी फंट की कुछ प्रॉपर्टीज़। इसके बाद आ जाते हैं बॉर्डर पे। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बॉर्डर की प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा यूज़ होती है और CSS में टेस्टिंग के लिए खास करके ज़्यादा यूज़ होती है। और बॉर्डर देखते हैं यहाँ पे। मैं इसी पैराग्राफ पे ये अप्लाई करता हूँ, बॉर्डर, BORDER, बॉर्डर 1 पिक्सल। 1 पिक्सल कौन सी दे दी, सॉलिड दे देता हूँ, 1 पिक्सल सॉलिड। ये बॉर्डर का नाम है, सॉलिड, ग्रूव, डॉटेड, इस तरह बॉर्डर्स के मुख्तलिफ मतलब के उसकी शक्लें। डॉटेड भी होती है, सॉलिड। पहले सॉलिड ही देख लेते हैं। ये देखें बॉर्डर आ गई है, लेकिन ये थोड़ा सा मैं इसको ब्रेक कर देता हूँ, नीचे अलग हो जाए ऊपर वाले डॉक्यूमेंट जो डी है उससे, ताकि सही नज़र आए। ये देखें, ये इसके साइडों पे बॉर्डर आ चुकी है। ये बॉर्डर की प्रॉपर्टी है। अब बॉर्डर को आप, मैंने 1 पिक्सल दिया है, ये मतलब कि इसकी कितनी मोटाई कितनी हो, विड्थ कितनी हो। 2 पिक्सल देंगे तो थोड़ी इंक्रीज़ हो जाएगी बॉर्डर। ये आप पे है कितनी देना चाहें आप, 2 दें, 4 दें, 5 दें, कितनी भी। और यहाँ पे डॉटेड भी हो सकती है, ग्रूव भी हो सकती है, डॉटेड भी हो सकती है। बहुत सारी टाइप्स हैं बॉर्डर की। ये देखें अभी डॉटेड बॉर्डर आ गई है। तो ये है कुछ। अब मैंने सॉलिड ही रखनी है या ग्रूव रख लेता हूँ, ग्रूव। और यहाँ पे आप उसका कलर भी चेंज कर सकते हैं बॉर्डर का। फॉर एग्जाम्पल मैंने रेड दे दी तो रेड बॉर्डर होगी। ये देखें रेड बॉर्डर ग्रूव। तो ये थी बॉर्डर। लेकिन अब बॉर्डर रेडियस भी एक प्रॉपर्टी है, बॉर्डर रेडियस। रेडियस क्या है कि यहाँ पे देख के देखता हूँ मैं, 10 पिक्सल बॉर्डर रेडियस की होगा। अभी ये देख लें साइड, इसकी जो साइड है वो बिल्कुल ये नोकदार सी है, लेकिन बॉर्डर रेडियस मैंने 10 पिक्सल दिया है तो इससे जो थोड़ी सी सर्कुलर शेप में हो जाएगी। रिफ्रेश करता हूँ, ये देखें सर्कुलर शेप में होगी ये बॉर्डर। ये अब
बॉर्डर मैंने 10 पिक्सल दी है और इस साइड से भी, इससे चारों साइडों से गोल हो चुकी है। मैं चाहता हूँ कि एक साइड से और बाकी सबसे 0 0 0 हो जाए। पहली जो होती है ये वैल्यू जो होती है, पहली 4 वैल्यूज़ होती हैं। फर्स्ट वैल्यू इसकी, सेकंड इसकी, थर्ड इसकी और फोर्थ इसकी। लेकिन अगर आप एक वैल्यू देंगे तो वो चारों पे ही अप्लाई हो जाएगी। मैंने बाकी तीनों को 0 0 कर लिया और एक जो है वो 10 पिक्सल रखी है। तो क्या होता है ये देखें, यहाँ पे इसकी जो बॉर्डर है वो सर्कुलर हो चुकी है, लेकिन बाकी जो हैं वो सबकी नोकदार वैसे बॉर्डर रेडियस जो है वो ख़त्म हो चुका है। अगर किसी और की भी रखनी है इसी तरह, ये मैं जो उसके नीचे है उसकी मैं 10 पिक्सल कर लेता हूँ सर्कुलर, यहाँ पे इस पे अप्लाई होगी ये देखें, और बाकी ये दोनों 0 0। तो ये बॉर्डर रेडियस है और बॉर्डर की प्रॉपर्टीज़ हैं। इसके बाद जो है वो मार्जिन और पैडिंग। मार्जिन और पैडिंग बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाली प्रॉपर्टीज़ हैं और दोनों का सेम काम है, दोनों स्पेस के लिए यूज़ होती हैं, लेकिन छोटा सा डिफरेंस है। मार्जिन आउटसाइड बॉर्डर के लिए यूज़ होता है, जबकि पैडिंग इनसाइड स्पेस के लिए। कैसे, वो इधर देखते हैं। यहाँ पे मैं दे देता हूँ इसको मार्जिन 50 पिक्सल, 50 px। तो आप नोट करें, ये देखें चारों साइडों से मार्जिन 50-50 पिक्सल आ चुका है। 50 पिक्सल मैंने इसको मार्जिन दिया तो चारों साइडों से वो आ गया, लेकिन ये क्लॉकवाइज काम करता है, इसी तरह जैसे बॉर्डर रेडियस के बारे में बताया था। अब यहाँ पे 50 पिक्सल दे दिया और बाकी 0 0 0 रख लें, तो ये मतलब ये टॉप, ये दूसरी वैल्यू राइट, ये बॉटम और ये लेफ़्ट फोर्थ वैल्यू क्लॉकवाइज ये है। ये देखें टॉप से मार्जिन है, लेकिन लेफ़्ट से, राइट से और बॉटम से ख़त्म हो चुका है, क्योंकि बाकी मैंने वैल्यूज़ 0 0 0 कर दी हैं। तो मैं चाहता हूँ कि लेफ़्ट और राइट से भी हो, तो राइट वाली ये होती है, इसको मैं 50 पिक्सल कर लेता हूँ। ये दूसरी बॉटम वाली है, बॉटम से नहीं चाहिए, और बस बाकी सबको 0 कर देते हैं। ये देखें यहाँ से आ रही है, यहाँ से आ रही है, बाकी ये भी 0 है लेफ़्ट साइड से और नीचे से भी 0। तो ये है पैडिंग, मैं 50 पिक्सल ही रख लेता हूँ यहाँ पे। ये देखें 50 पिक्सल। तो ये आउटसाइड से स्पेस आई है मार्जिन की वजह से, लेकिन मैं इसी मार्जिन को चेंज करके पैडिंग लिख दूँ मार्जिन की जगह पैडिंग। तो पैडिंग क्या है, इंटरनल स्पेस। पहले ये आउटर स्पेस ले रहा था, लेकिन अब मैंने मार्जिन की जगह पैडिंग लिख दिया, तो पैडिंग इंटरनल स्पेस लेगा बॉर्डर के इनसाइड। कैसे, ये देखें पहले आउटर स्पेस आ रही थी मार्जिन की वजह से, लेकिन पैडिंग क्या है, वो डिव के या बॉर्डर के उस अंदर से स्पेस लेता है, इनसाइड स्पेस। तो यही फ़र्क है मार्जिन में और पैडिंग में। आ जाते हैं अब हाइट और विड्थ में। हाइट विड्थ सिंपल है, इसी पैराग्राफ पे अप्लाई कर लेते हैं। यहाँ पे पैडिंग वगैरह इसकी ख़त्म कर लेता हूँ मैं, और अब चेक करते हैं, नॉर्मल है बिल्कुल टेक्स्ट। मैं इसकी फॉर एग्जांपल विड्थ जो है वो कम कर लेता हूँ 500 px, 500 px। तो वो देखें विड्थ कम हो चुकी है उसकी। इसी तरह आपने 600 पिक्सल देनी है, 700 पिक्सल देनी है, आपकी मर्ज़ी। अब मैं इसको हाइट भी यहाँ पे दे सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने इसको हाइट दे दी है 700 पिक्सल की। देखें 700 पिक्सल कितना ज़्यादा है, वो यहाँ से यहाँ नीचे तक है, लेकिन टेक्स्ट वो छोटा सा है, लेकिन ये स्पेस पूरी ले रहा है, क्योंकि मैंने उसको जो हाइट दी है वो 700 पिक्सल दी है, तो स्पेस पूरी लेगा। इसके बाद में अगर यहाँ पे इस पैराग्राफ के बाद कोई भी चीज़ अलग डिव में लिखूँ तो वो उसी के नीचे नहीं आएगी। और मैं कुछ टेक्स्ट लिख लेता हूँ तो वो यहाँ पे इसके नीचे यहाँ पे नहीं आएगी, क्योंकि वो पूरी स्पेस डिव ले रही है। उस डिव को मैंने यहाँ तक स्पेस दी हुई है, चाहे उसके अंदर कुछ लिखो या ना लिखो वो स्पेस लेगी लेगी डिव। ये देखें अभी ये जो टेक्स्ट आया वो नीचे आया है। तो ये थी हाइट की प्रॉपर्टी। और इस हाइट को मैं अगर कम कर दूँ, फॉर एग्जांपल 200 px,
ये 200px है, इससे भी कम कर लेते हैं 120px। ये देखें 120px मैंने इसकी हाइट रखी है, लेकिन टेक्स्ट जो है वो उस डिव से ज़्यादा है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक जग है, जग में अगर 3 गिलास पड़ते हैं पानी के, तो आप अगर 10 डालेंगे तो वो बाहर ही जाएगा, गिरेगा। इसी तरह ये टेक्स्ट जो है, ये इस डिव का साइज़ जो है वो मैंने इसको हाइट दी है 120 पिक्सल, लेकिन टेक्स्ट ज़्यादा होने की वजह से वो उस हाइट से बाहर जा रहा है, उस लिमिट से भी बाहर जा रहा है। ये इसलिए मैंने यहाँ पे किया है, क्योंकि मैं आपको ओवरफ्लो की प्रॉपर्टी यहाँ पे समझाना चाहता हूँ कि ओवरफ्लो क्या होता है। ओवरफ्लो ये है कि अगर आपने एक डिव बना ली, आप उसकी फ़िक्स हाइट रखना चाहते हैं और टेक्स्ट आप उसमें 200 वर्ड पेस्ट करना चाहते हैं, वहाँ पे आप 500 वर्ड लिखना चाहते हैं इतनी सी डिव में, तो यहाँ पे ओवरफ्लो की प्रॉपर्टी यूज़ होगी। ओवरफ्लो कैसे? यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि ये जो टेक्स्ट है, इसमें जितना भी टेक्स्ट लिखूँ वो सिर्फ यहाँ तक ही नज़र आए, मतलब जो इसके अंदर आ जाए वही नज़र आए, जो बाहर हो वो नज़र ही ना आए। तो मैं उसको ओवरफ्लो हिडन कर लूँगा, हिडन, ओवरफ्लो हिडन कर लूँगा, तो वो टेक्स्ट नज़र नहीं आएगा। लेकिन आप चाहते हैं कि वो टेक्स्ट नज़र भी आए, तो उसके लिए आप यहाँ पे ओवरफ्लो हिडन की जगह स्क्रॉल लिख सकते हैं, स्क्रॉल। ये देखें अब टेक्स्ट इसके अंदर है, अब यहाँ पे स्क्रॉलिंग का इफ़ेक्ट आ गया है कि आप टेक्स्ट इस तरह स्क्रॉल करके देख सकते हैं, और हाइट उसकी जितनी आपने फिक्स की हुई है उतनी ही रहेगी। टेक्स्ट उसमें आप अगर 1000 वर्ड भी लिखें तो वो इसी तरह स्क्रॉलिंग बार में स्क्रॉल की मदद से आप स्क्रॉलिंग से देख सकते हैं। अब यह स्क्रॉलिंग का इफ़ेक्ट, इसकी मदद से ये नीचे भी इस तरह स्क्रॉल बार आ जाती है और ये साइड पे भी। लेकिन आप चाहते हैं सिर्फ साइड पे आए, तो फिर स्क्रॉल की जगह यहाँ पे ऑटो लिखते हैं। देखिए ऑटो सिर्फ यहाँ पे आ रही है। ये थी ओवरफ्लो की प्रॉपर्टी। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो होती है वो विजिबल ही होती है, और उसके बाद हिडन, ऑटो और स्क्रॉल, ये इसकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं ओवरफ्लो की। अब इनलाइन और ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में बता देता हूँ। इनलाइन एलिमेंट वो एलिमेंट होते हैं जो सिर्फ अगर यहाँ तक लिखा है तो यहाँ तक ही स्पेस लेंगे, मतलब वो एलिमेंट जितने एरिए पर होगा बस उतनी ही स्पेस लेगा, उससे ज़्यादा नहीं लेगा। कैसे? अभी ये देखें, ये जो है ये मैंने H2 के टैग के अंदर लिखा हुआ है माधु वेब टैग, और इसके आगे इतनी ज़्यादा स्पेस थी, लेकिन फिर भी जो दूसरी मैंने डिव में काम किया है तो वो नीचे ही आया है। ऐसा क्यों है? क्योंकि ये जो H2 या डिव का टैग है, ये हैं, इनको कहते हैं ब्लॉक एलिमेंट, और ये इसमें आप अगर एक पैराग्राफ लिखें या एक सेंटेंस लिखें, एक वर्ड लिखें या एक बेशक लेटर ही क्यों ना लिखें, वो स्पेस यहाँ से लेकर स्टार्ट से एंड स्क्रीन तक वो पूरी स्पेस लेगा। बेशक आपने एक ही वर्ड लिखा है तो वो स्पेस पूरी लेगा। उसके बाद अगर आप कोई भी चीज़ लिखेंगे तो वो नीचे वाली लाइन में आएगी। तो इसको कहते हैं ब्लॉक एलिमेंट। तो इनलाइन एलिमेंट कौन से होते हैं? इनलाइन एलिमेंट में यहाँ पे ये सब ये ब्लॉक एलिमेंट हैं। डिव हो गई, H2 का टैग हो गया, P का टैग हो गया, ये तमाम चीज़ें जो है वो ब्लॉक एलिमेंट में आती हैं। अब मैं यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल मैंने इनपुट का टैग ले लिया, टाइप उसको दे दी मैंने टेक्स्ट। तो अब दूसरा मैं नीचे एक और इनपुट ले लेता हूँ, इसको भी टेक्स्ट दे दी। इसके बाद मैं नीचे एक और एंकर टैग ले लेता हूँ ए, इसको मैं यहाँ पे कोई नाम दे देता हूँ सबमिट। तो ये सब ये जो एलिमेंट जितने भी हैं, ये जो अभी मैंने लिखे इनपुट और ए का टैग, एंकर का टैग, ये हैं इनलाइन एलिमेंट। अलग अलग लाइन में लिखे हुए यहाँ पे 3 चीज़ें हैं, तो तीनों ये देखेंगे एक ही लाइन में आ रही हैं तीनों चीज़ें, ये भी और ये भी। क्यों? क्योंकि ये इनलाइन एलिमेंट है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि ये अलग अलग लाइन में आएँ, तो आप इसकी डिस्प्ले प्रॉपर्टी जो है वो क्या कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल में ये इनपुट है, मैं अभी इसमें क्लास या ID देकर नहीं करूँगा, मैं इसी तरह इस टैग को ही रख लेता हूँ। इस टैग को यूज़ करके यहाँ पे मैं इसकी जो डिस्प्ले प्रॉपर्टी है वो ब्लॉक रख लेता हूँ। इनलाइन बाय डिफ़ॉल्ट इनलाइन होती है, लेकिन मैं ब्लॉक रख लेता हूँ।
वो देखिए नीचे आ गई, क्योंकि इसकी प्रॉपर्टी इनपुट की जो भी प्रॉपर्टीज़ है वो मैंने ब्लॉक सेट कर दी है। तो वो ब्लॉक प्रॉपर्टी यहाँ से लेके यहाँ तक पूरी स्पेस ले रहा है। तो ये एलिमेंट बाय डिफ़ॉल्ट तो इनलाइन था, लेकिन इसको मैंने ब्लॉक कर दिया। इसी तरह ब्लॉक एलिमेंट जो है इसको भी इनलाइन कर सकते हैं, डिस्प्ले प्रॉपर्टी ये डिस्प्ले इनलाइन करके। तो ये था इनलाइन और ब्लॉक में डिफरेंस। अब आ जाते हैं सूडो क्लासेस। सूडो क्लासेस और सूडो एलिमेंट्स, ये बहुत ही लेंथी टॉपिक है, लेकिन मैं सिर्फ मोस्ट जो इम्पॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली क्लास है सूडो क्लास, वो हूवर है। हूवर इफेक्ट बटन पे, डिव पे बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, तो मैं सिर्फ इसी के बारे में बताऊंगा यहाँ पे। हूवर जो है ये अभी अप्लाई कर लेते हैं। कहाँ पे अप्लाई करूँ मैं? फॉर एग्जांपल मैंने ये बटन है, इस बटन पे मैं हूवर इफेक्ट लगाना चाहता हूँ। पहले तो बटन को मैं कोई आईडी दे देता हूँ, BTN आईडी दे दी, क्योंकि मैं इसकी स्टाइलिंग करना चाहता हूँ तो इसको आईडी या क्लास देना ज़रूरी है उस टैग को। तो BTN इसकी मैं स्टाइलिंग करना चाहता हूँ। यहाँ पे आईडी दिया तो हैश लिखूँगा BTN। और फॉर एग्जांपल मैं अभी क्या कर रहे थे, हूवर इफेक्ट देखना है हमने। पहले तो मैं इसको स्टाइलिश बना लेता हूँ, बटन को रेड या रेड ही रख लेते हैं, बैकग्राउंड कलर उसका। फंट कलर में उसका जो रखूँगा वो वाइट का एक कोड भी है, हैश FFF। तो अभी देखते हैं बटन को। तो ये बटन थोड़ा सा स्टाइलिश तो नहीं हुआ, बिल्कुल ही अजीब सा नज़र आ रहा है। तो इसको मैं थोड़ी सी पैडिंग दूंगा। पैडिंग क्या होगी? इंटरनल स्पेस, इंटरनल स्पेस। तो पैडिंग में इसकी 10 पिक्सल दे दूँ, मतलब कि ये आप देख सकते हैं, ये देखें पैडिंग आ चुकी है। अब ये जो चीज़ है यहाँ पे, ये क्या हो चुका है? अच्छा, ये यहाँ पे तो ये अभी जो था वो एंकर टैग में लिखा है मैंने बटन जो होता है वो इनपुट या फिर BTN की प्रॉपर्टी, ये मैंने सही नहीं किया। बटन की जो प्रॉपर्टी होती है बेसिकली बटन इस तरह बनता है, सबमिट, और इसके अंदर में आईडी दे देता हूँ BTN, इसी की मैंने स्टाइलिंग की हुई है इस तरह ये। और थोड़ी सी स्पेस चाहिए इसके बाद, तो मैं यहाँ पे BR कर देता हूँ ये। तो ये देखिए ये बटन है एक। मैं चाहता हूँ कि जब भी मैं इस पर माउस लेके जाए, कोई भी बंदा कोई इस पर क्लिक करना चाहे, जो ही माउस लेके जाए तो इसका कलर चेंज हो जाए। तो इसी इफ़ेक्ट को कहते हैं हूवर इफ़ेक्ट। सूडो क्लास में, अभी क्लास के बारे में आपको बता रहा हूँ, सूडो क्लास हूवर। तो अभी हूवर की प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं। तो ये तो स्टाइलिंग की हुई है मैंने इसकी नॉर्मल बटन की। अब हूवर इफ़ेक्ट बनाना है तो अलग लिख के इसको क्या कहते हैं, सिलेक्टर को लिख के उसके आगे कॉलन लिख के हूवर लिख के, तो यहाँ पे आप उसकी कोई भी स्टाइलिंग कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल पहले बैकग्राउंड जो रखा हुआ है रेड रखा हुआ है, लेकिन जो ही कोई माउस उस पर लेके जाए तो कलर क्या हो जाए उसका, ब्लू। चेक कर लेते हैं, ये देखें जो ही मैं इस पर कर्सर लेके जाता हूँ तो उसका कलर चेंज हो चुका है। इस तरह आप इसका फॉन्ट साइज़ कोई भी आप चेंजिंग करना चाहे हूवर इफेक्ट पे, चाहे आप डिव पे हूवर इफेक्ट लगाना चाहें तो इसी तरह लगाएंगे। जो डिव को आपने सिलेक्टर दिया होगा, सिलेक्टर बनाया होगा क्लास की आईडी, वो लिख के कॉलन लिख के तो हूवर लिख के, और उसके अंदर आप उसका ज़रूरी नहीं कि सिर्फ बैकग्राउंड कलर ही आप माउस हूवर पे चेंज करें, आप उसका फॉन्ट साइज़ चेंज कर सकते हैं, उसकी आप फॉन्ट कलर चेंज कर सकते हैं, कोई भी चेंजिंग कर सकते हैं। तो बटन वैसे मैंने आपको ये बता दिया, एक छोटा सा बटन बना के। अब ये बटन को मज़ीद स्टाइलिश भी बना सकते हैं हम, जो हमने ऊपर प्रॉपर्टीज़ वगैरह देखी हैं। यह आप पे डिपेंड करता है कि आप कितने क्रिएटिव हैं। बॉर्डर रेडियस में इसको दे देता हूँ 5 पिक्सल, तो वो सर्कुलर सा बटन हो जाएगा। ये देखें साइडें इसकी थोड़ी सी गोल हो चुकी हैं। यह आप पे डिपेंड करता है आप किस तरह इन प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करते हैं। तो ये प्रॉपर्टीज़ हमने देख ली हैं, यहाँ तक हमने कवर कर लिया। अब फ्लेक्स है। फ्लेक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये मतलब कि पूरी वेबसाइट का एक लेआउट हम इसकी मदद से डिज़ाइन कर सकते हैं फ्लेक्स की मदद से। तो फ्लेक्स के बारे में मैं डिटेल से यहाँ पे बताऊँगा। तो इसको करते हैं ख़त्म,
इसको भी करते हैं ख़त्म और अगेन सब कुछ करेंगे। इसको इधर कर लेते हैं और यहाँ पे मैं HTML लिख देता हूँ। पहले दोनों के दरमियान कनेक्शन बना लेते हैं, दोनों फाइल्स के दरमियान लिंक, और यहाँ पे style.css लिंक बन चुका है। यहाँ पे मैंने एक डिव लेनी है पेरेंट डिव, इसके अंदर मैं एक दूसरी डिव ले लेता हूँ, इसकी चाइल्ड डिव, इसके अंदर एक पैराग्राफ पेस्ट कर देता हूँ। अब देखें ये जो फर्स्ट डिव है, फर्स्ट डिव मतलब एक बॉक्स है या आप इसको पेरेंट डिव कह सकते हैं, उसके अंदर दूसरी डिव उसी के डिव के अंदर है तो मैं इसको चाइल्ड डिव कह सकता हूँ। मतलब ये पेरेंट डिव है और उसके अंदर एक चाइल्ड डिव है। अभी देखते हैं इसको, ये देखें ये डिव जो है ये पूरी स्पेस यहाँ तक ले रहा है, यानी कि पूरे कॉलम में एक ही जो पैराग्राफ आ रहा है। अब मैं दूसरा पैराग्राफ भी पेस्ट कर लेता हूँ, एक और दूसरा पैराग्राफ उसी के नीचे आएगा, जाहिर है इसके नीचे, ये देखें नीचे। अब मैं चाहता हूँ नहीं ऐसा ना हो, बल्कि ये दोनों एक ही लाइन में एडजस्ट हो जाएं, एक दूसरे के अपोजिट, एक लेफ़्ट साइड पे एक राइट साइड पे। तो कैसे होगा? डिस्प्ले की मदद से, डिस्प्ले फ्लेक्स प्रॉपर्टी की मदद से। कैसे? पेरेंट डिव जो है मैंने इसको आईडी दे दी, फॉर एग्जाम्पल मैंने पेरेंट ही लिख दिया, इसको पेरेंट डिव नाम दे दिया, पेरेंट डिव। तो इसको मैंने आईडी दे दी, तो आईडी के बिहाफ पे ही यहाँ पे स्टाइलिंग होगी। अब मैं इसको डिस्प्ले क्या कर देता हूँ, सिर्फ मैं जो पेरेंट डिव है उसको डिस्प्ले फ्लेक्स करूँगा तो उसके अंदर जितनी भी चाइल्ड डिव्स होंगी वो एक लाइन में आ जाएंगी। देखें दोनों उसकी चाइल्ड डिव थी पेरेंट डिव की, तो पेरेंट डिव को मैंने डिस्प्ले फ्लेक्स प्रॉपर्टी दी तो दोनों एक ही लाइन में चाइल्ड डिव आ गई। अब चाइल्ड डिव पे अगर आप बाय डिफ़ॉल्ट तो ये होता है डिस्प्ले फ्लेक्स दें तो वो रो में हो जाती है, लेकिन आप ये प्रॉपर्टी चेंज भी कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट वो यहाँ पे डिस्प्ले अब इसकी फ्लेक्स डायरेक्शन जो बाय डिफ़ॉल्ट होती है वो रो होती है, लेकिन आप इसको कॉलम भी कर सकते हैं। वापस कॉलम करेंगे तो वो एक ऊपर के नीचे जैसे पहले थी, ये देखें उस तरह। तो हमें रो में ही चाहिए तो डिस्प्ले फ्लेक्स लिखते हैं, कॉलम हमने टेक्स्ट फ्लेक्स डायरेक्शन रो लिखने की ज़रूरत नहीं है, बाय डिफ़ॉल्ट वो रो ही होती है। अब मैं चाहता हूँ कि जो जितने भी ये इसकी चाइल्ड डिव्स हैं इन पे स्टाइलिंग करना चाहूँ मैं, तो मैं इनको आईडी दे दूँगा यहाँ पे। फॉर एग्जांपल मैं इसको आईडी दे के लिख देता हूँ child1 1। दूसरी जो इसकी चाइल्ड डिव है इसको मैं दे देता हूँ child2, child1 और child2, बल्कि एक और पेस्ट कर देते हैं, 3 डिव ले लेते हैं। लेकिन जितनी भी डिव लूँगा मैं सब एक लाइन में ही एडजस्ट होंगी, क्योंकि इनकी जो पेरेंट डिव है बायर उसको मैंने प्रॉपर्टी फ्लेक्स सेट की हुई है, डिस्प्ले फ्लेक्स। देखें 1 2 और तीनों एक ही रो में आ रही हैं, 4 हूँ 5 हूँ 6 हूँ तो वो सब एक ही रो में आएंगी अगर आपने डिस्प्ले फ्लेक्स प्रॉपर्टी पेरेंट डिव की सेट की है। अब मैं चाहता हूँ कि जितनी भी ये child1 child2 child3 हैं इनकी स्टाइलिंग करूँ, तो मैं यहाँ पे लिख के child1 इसकी स्टाइलिंग यहाँ पे, child_2 इसकी स्टाइलिंग यहाँ पे, और child3 की स्टाइलिंग यहाँ पे करेंगे। क्या स्टाइलिंग करनी है? सबसे पहले तो मैं बैकग्राउंड कलर इनके चेंज कर देता हूँ, एक का ऑरेंज रख लेता हूँ, दूसरी जो है उसका मैं ग्रीन रख लेता हूँ, और जो थर्ड है इसको टेन एक कलर का नाम होता है, टेन रख लेता हूँ। तो तीनों को मैंने अलग अलग कलर दे दिए, ये देखें अलग अलग कलर दे दिए, तो वो थोड़ी सी इसमें चेंजिंग आ गई है, स्टाइलिश बन गया। अब मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि ये अभी तीनों इक्वल डिस्प्ले फ्लेक्स देंगे तो देखो तीनों जो डिव हैं, तीनों चाइल्ड डिव हैं वो इक्वल स्पेस लेंगी। लेकिन आप चाहते हैं कि नहीं, फर्स्ट डिव जो है वो एक ही इतनी और आखिरी जो है ये लास्ट पे
उसका साइज़ भी सेम हो, लेकिन जो उधर मिड वाली है इसका साइज़ डबल हो जाए, तो ऐसा भी हो सकता है। कैसे? बाय डिफ़ॉल्ट जो होता है वो सबका फ्लेक्स 1, चाइल्ड जो डिव्स हैं इसका भी फ्लेक्स 1 और इसको भी फ्लेक्स 1, 1 1 1 ही होगा, मतलब तीनों इक्वल। 2 2 लिखें तब भी आपकी मर्ज़ी, 1 1 लिखें, 3 3 लिखें, मतलब इक्वल ही होगा। लेकिन इस तरह आप ये इस तरह इसकी डिजिट लिख के ना, तो अगर आपने इस चाइल्ड 2 जो है इसकी आपने 2% करनी है ज़्यादा, मतलब 2 गुना ज़्यादा हो जाए इसकी विड्थ, तो डिस्प्ले फ्लेक्स 2 कर लें, बाकी सबका 1 1। तो उसको हमने फ्लेक्स 2 कर दिया तो वो ये देखें डबल स्पेस लेगा, 3 कर दें तो और ज़्यादा स्पेस लेगा। तो ये है डिस्प्ले फ्लेक्स, बहुत ही ज़बरदस्त प्रॉपर्टी है, बहुत ही, इससे हम पूरी वेबसाइट डिज़ाइन कर सकते हैं, पूरी वेबसाइट का लेआउट। अभी इसमें जस्टिफाई कंटेंट सेंटर बिटवीन, इस तरह कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, बेसिक बेसिक चीज़ें आपको बतानी थी। अब जो डिस्प्ले फ्लेक्स की प्रॉपर्टी जो है ये मैंने अभी आपको डिस्क्रिप्शन में और इस वीडियो के टॉप पे आपको एक लिंक मिलेगा, वो उस लिंक पे आप जाएं और वहाँ पे मैंने एक छोटी सी वेबसाइट है, एक कोई प्रोफेशनल वेबसाइट नहीं है, लेकिन बेसिक मैंने उसमें CSS, मेरा मकसद जो है उसमें आपको फ्लेक्स के बारे में बताना है, तो फ्लेक्स की मदद से मैंने एक छोटी सी वेबसाइट डिज़ाइन की है, तो आप वो देख सकते हैं। और उस वीडियो को देखने के बाद आपकी फ्लेक्स का जो कन्फ्यूजन है और जो वेबसाइट का लेआउट का जो कन्फ्यूजन होगी वो दूर हो जाएगी। तो इसमें आपने ये प्रॉपर्टीज़ सीख ली और इन प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करते हुए आप एक बेसिक वेबसाइट डिज़ाइन कर सकते हैं। तो अब एडवांस प्रॉपर्टीज़ भी देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह ने के बाद।